तो सबसे पहले ये बता दो कि प्लेट्यू क्या होता है, क्या खासियत लिखना है इसकी। पहला तो लिखना है ऊंचाई। सबसे पहले तो ये क्या है, धरातल संरचना है। क्या? धरातलीय संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर। ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 600 से 900 मीटर। शीर्ष यानी टॉप कैसा होना चाहिए? फ्लैट यानी सपाट। और दूसरा कम से कम एक ढलान होना चाहिए, कम से कम एक और क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए, ढाल होना चाहिए। इट इज अ सरफेस स्ट्रक्चर इन विच क्या क्या शामिल है? हाइट शुड बी 600 to 900, टॉप विल बी फ्लैट, और तीसरा फीचर क्या है? एटलीस्ट वन स्लोप या फिर स्टीप। इतनी बात क्लियर है। फिर देखते हैं प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला क्या होता है। प्रायद्वीपीय या फिर प्रायद्वीप, तो सिंपल सा लिख लेना, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो? पानी से। अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। लिख लिया? तो आगे बढ़ो। हमने पढ़ा है पेंजिया, फिर पेंजिया टूटा तो लोरेंशिया और नीचे गोंडवाना, और गोंडवाना का ही एक भूभाग टूटा ये, और ये आके कहाँ जुड़ा? यूरेशिया प्लेट में। यूरेशिया किसकी प्लेट थी? लोरेंशिया की। और ये ही भूभाग क्या कहलाता है अभी वर्तमान में? पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, ये वो भाग है जो सब पहले एक थे, फिर ये इंडियन वाला भाग कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में, और ऊपर जाके किससे जुड़ने वाला है? ये ऊपर वाली प्लेट कौन सी? यूरेशियन प्लेट से। और इनके जुड़ने से ही कौन सा भूभाग बना? हिमालय। हिमालय से नदियां निकली, उन्होंने क्या बना दिया यहाँ पर? मैदान। और मैदान के नीचे पूरा क्या सिचुएटेड है? पेनिनसुलर इंडिया। तो पूछा जाए पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि वहीं से आया है। तो लिखो सबसे पहले तो क्या लिखना है? प्रायद्वीप पठार किसका हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। नहीं, ये अनर्थ नहीं करना है। ठीक, अब मैप पे बनाते हैं, तुम लोग भी बड़ा मैप बनाना, उसी पे फिर आगे फर्दर ड्रॉ करते जाएंगे ना। ये मत सोचना कि सिर्फ इतना सही पार्ट है। तो ये भारत की भूमि पे जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो कौन सा है? तो वो देखना है। ये जो हिस्सा है ये क्या है? पूरा प्रायद्वीपीय पठार। फिर इसके अंदर बहुत सारे रीजन है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा इसका शेप दिख रहा है? कैसा? त्रिभुजाकार, ट्राइंगल। तो सबसे पहले लिखना है इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार है त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगल। हाँ, ये अरावली रेंज है। देखो भाग दो ही हैं भारत में, हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट। ये भाग तो हिमालय से निकली नदियों ने बनाया है ना, तो ये ही भाग है। ठीक, ये बस यहाँ पर थोड़ा सा कौन सा मैदान है? नदर्न प्लेन्स। ठीक,
फिर लिखना है इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इसका एरिया लिखना कितना, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूरा भारत का कितना है, 32 लाख। तो ये जस्ट उसका कितना 50%। भारत के 50% भाग पे सिर्फ क्या फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर लिखना है इसकी सीमाएं, किन किन के बीच में सिचुएटेड है, यानी बाउंड्रीज। तो सीमा इधर पे समझो, सबसे नीचे क्या है, साउथ तरफ तो कन्याकुमारी, तो सदर्न बाउंड्री क्या हो गई इसकी, कन्याकुमारी। वेस्टर्न तरफ यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, पश्चिमी तटीय मैदान। ईस्टर्न तरफ पूर्वी तटीय मैदान। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कौन सी रेंज है, अरावली। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी। तो ये इसकी पूरी बाउंड्री है, इसको लिख लेना अपने शब्दों में, और नहीं तो मैप पर ही ड्रॉ कर लेना। ठीक, अपने शब्दों में इसको नॉर्थ ईस्ट में कैसे लिखना है। सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी, तो सबसे नीचे लिख लेना कन्याकुमारी है साउथ में। पश्चिमी तटीय मैदानी लिखना वेस्टर्न बाउंड्री, घाट नहीं लिखना क्योंकि घाट खुद ही इसका पार्ट है ना, तो वो बाउंड्री नहीं मान रहे अपन। फिर लिखना पश्चिमी कोस्टल मैदान यानी प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर लिखना पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न साइड है। और ऊपर लिखना दो, अरावली और राजमहल की पहाड़ी। अरावली और दूसरी है राजमहल पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ में है। यहां तक कोई डाउट? दिल्ली रेस अरावली का ही दिल्ली में नाम है। जब अरावली पढ़ेंगे तो उसमें अपन लिखेंगे ना क्या, हाँ रायसेना हिल्स भी हुई है। यहां तक लिख लिया, ठीक है। फिर हमें देखना है, अगर पूछा जाए उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बोलोगे, नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या? अभी सिर्फ हम पूछ रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होना चाहिए, केटू है ना। और अगर बहुत ज्यादा केटू ऑप्शन में ना आए तो कंचनजंगा। अगर आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वही किसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, इसकी भी। तो लिख लेना हाईएस्ट पीक क्या है इसकी, सर्वोच्च शिखर क्या है इसका, तो लिखना अनाईमुडी। कहाँ है, तो कितनी ऊंची है, 2695, अनाईमुडी। अनाईमुडी इज इन केरल, और कितनी ऊंची है, तो लिखना 2695 मीटर। अनाईमुडी, ANAIMUDI, अनाईमुडी। अनाईमुडी इज अ माउंटेन नोट यानी पर्वत ग्रंथि। पर्वत ग्रंथि क्या होती है, जहाँ एक से ज़्यादा पर्वत आके मिलते हैं। ऐसे ही नीलगिरी है, नीलगिरी में कौन से पर्वत आके मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। अच्छा, जब अपन इसके अंदर सब रीजन पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे मालवा प्लेट्यू, फिर पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, फिर पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के अंदर क्या है, प्लेट्यू, इसलिए इसे बोला जाता है पठारों का पठार, प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूस। इसकी एक संज्ञा क्या है प्रायद्वीपीय पठार की, इसे बोला जाता है पठारों का पठार, पठारों का पठार, प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूस। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब लिखना है इसके दो पार्ट हैं, ठीक। तो कौन से दो पार्ट हैं प्रायद्वीपीय पठार के, तो लिखना ये दो पार्ट कौन से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। सह्याद्री नहीं, वो अलग मैटर है,
ठीक, ऊपर वाले हिस्से का नाम लिखना सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, और नीचे वाले का क्या नाम लिखना, दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू। अधिकतर कंफ्यूजन होता है प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार एक भारत का हिस्सा है, उस पर डेक्कन प्लेट्यू क्या है, बसा हुआ है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है क्या, दक्कन का पठार। ऊपर वाली भूमि है मध्य उच्च भूमि और नीचे वाले का क्या नाम है, दक्कन का पठार। प्रायद्वीप पठार के दो हिस्से, मध्य उच्च भूमि, डेक्कन प्लेट्यू। अब इनको एक एक करके पढ़ना है ना, तो अब इनके अंदर भी कुछ कुछ रीजन होंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब एक चीज समझो, लिख लिया हो तो पहले यहां देखो, ये जो सीमा है ये कैसे डिसाइड हुई कि ऊपर उच्च भूमि और नीचे दक्कन का पठार। ये जो सीमा है ये वो घाटी है जहां से नर्मदा और ताप्ती बह रही है। नर्मदा और ताप्ती ने प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांट दिया, ऊपर वाला भाग मध्य उच्च भूमि और नीचे वाला दक्कन का पठार। तो ये दो पार्ट जो है वो अलग अलग कैसे हुए, अब समझो। ये है इंडियन प्लेट जो नीचे आ रही है और ये है यूरेशियन प्लेट। तो जब तुम देखोगे एक्सीडेंट हुआ है एक हिसाब से इन दोनों प्लेट का, तो जब ये प्लेट आती है तो जो आगे वाला हिस्सा या फिर जो हल्का हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऐसा बेंड हो जाता है। जब कोई भी दो चीज टकराती है, जब नीचे हिस्सा जाता है तो तुम देखोगे वो ऐसा हो जाता है, हल्का हिस्सा नीचे दबने की कोशिश करता है, पीछे का भारी हिस्सा उसे आगे धकेलता है। तो यही सेम हुआ है इस प्लेट में। अब सोचने की कोशिश करो, ये इंडियन प्लेट है या फिर पेनिनसुलर वाली प्लेट है, ये जैसे ही जाएगी तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दब गया, ऐसा हो गया उस तरफ, और ये वाला हिस्सा उठ गया इस तरफ। तो तुम देखोगे यहाँ जो मालवा की नदियां हैं वो सारी किस तरफ जा रही हैं, इस तरफ, ऊपर की तरफ, और इसकी जो नदियां हैं वो सारी इस तरफ। तो ये समझ में आया इन दोनों को बांटा कैसे। यहाँ पर एक बैंड है, प्लेट्स का बैंड हुआ है, सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों अलग किन अर्थों में हुए, तो यहाँ पे बैंड से अलग हुए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब पहले पढ़ेंगे अपन सारी मध्य उच्च भूमि के पार्ट और फिर पढ़ेंगे दक्कन के पठार के ना। तो तुम लोग इसमें हेडिंग नहीं आ पाई, लेकिन डाल लेना पहले किसके पार्ट पढ़ेंगे, मध्य उच्च भूमि के। पहली हेडिंग डालना सेंट्रल हाईलैंड और उसका पहला पार्ट क्या है, अरावली। अभी ये बैंड याद रखना है ना, एक जगह और हुआ है ये बैंड। पहला लिखना है क्या चीज, अरावली पर्वत श्रेणी। अभी किसको कंप्लीट कर रहे हैं अपन, सेंट्रल हाईलैंड को। इस वाले पार्ट में देखेंगे कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। तो पहला बनाना है अरावली। कहाँ से कहाँ तक है अरावली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो विस्तार लिखना इसका, पालनपुर गुजरात से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, दिल्ली तक। दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। फिर अगर इसमें स्टेट भी चाहो तो लिख लेना कौन कौन से स्टेट आएंगे इसमें, गुजरात, देन राजस्थान, देन हरियाणा और फिर आखिरी में दिल्ली। इन तीन राज्यों में, तीन राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। लंबाई लिखना इसकी कितनी है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। लेंथ लिखना 800 किलोमीटर। नदियां कौन कौन सी निकली हैं अरावली से, ईस्टर्न साइड बनास और वेस्टर्न साइड लूनी और साबरमती, है ना। तो ये तीन नदी लिख लो, लूनी, नदियों में पढ़ेंगे ये लूनी, देन बनास, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक रिवर है, और फिर लिखना है साबरमती। लूनी, बनास और साबरमती, LUNI BANAS, बनास और साबरमती। तीन नदियाँ अरावली प्लेट्यू, अरावली माउंटेन से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। फिर लिखना है अदर फैक्ट। अरावली जो पर्वत श्रेणी है किस टाइप की है, एक तो सबसे पुरानी है ना, भारत की सबसे बड़ी, इवन कहीं कहीं तो विश्व की भी सबसे पुरानी मिलती है, सबसे पुरानी है। और दूसरा किस टाइप की है, अपशिष्ट है, ठीक है। अपशिष्ट तो वो है जो अपरदित होती जा रही है, वो सारे अपशिष्ट हो चुके हैं। वैसे उसका ओरिजिनल टाइप क्या है, जैसे हिमालय का फोल्ड है, बलित है, नहीं ये भी फोल्ड ही है ना, ये भी प्लेट में बलय होने से ही बनी है, ठीक। तो इसमें लिखना है, क्या लिखोगे, सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, सबसे पुरानी बलित पर्वत
श्रृंखला। और दूसरा क्या लिखोगे, कैसी है, अपशिष्ट है। अब ये बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है, यानी रेसिडुअल हो चुकी है। अब सिर्फ इसको क्या नाम देते हैं अपन, रेसिडुअल पर्वत श्रेणी। इरोड होने से अब सिर्फ इसके क्या बचे हैं, वहाँ पर रेसिड्यू बचे हैं, इसलिए अब इस क्या पर्वत बोलते हैं, रेसिडुअल पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। पढ़ा था ना जब पर्वत के टाइप पढ़े थे, उसमें एक टाइप क्या था, रेसिडुअल भी था। जो अब हर एक चीज़ का जीवन चक्र होता है, नदी का भी होता है वैसे ही पर्वत का। पहले पर्वत उत्थान की ओर जाते हैं, फिर उन्हें प्राकृतिक शक्तियाँ काट देती है, तो एक समय आता है कि वो पर्वत जैसे ही नहीं रह जाते, तो फिर वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, अपशिष्ट पर्वत में। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका हाईएस्ट क्या है, शिखर, गुरु शिखर। तो लिख लो हाईएस्ट पीक क्या है इसकी, गुरु शिखर। इसके हाईएस्ट पीक का नाम लिखना गुरु शिखर। और कितना हाईएस्ट है, 1722 मीटर। कहाँ पर है, राजस्थान में, सिरोही जिले, माउंट आबू पर, है ना। सिर्फ राजस्थान लिख लेना। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की, 1722। फिर लिखो, अरावली को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है ना, तो इसके अदर नेम करके हेडिंग डालना और लिखना क्या, अन्य नाम। तो पहला अन्य नाम लिखना दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, और इसी को बोलते हैं रायसीना, रायसीना हिल। कहाँ बोलेंगे, दिल्ली में, है ना, सिंपल है। इस ये नाम कहाँ बोला जाता है, दिल्ली में। रायसीना हिल पे क्या बना है, राष्ट्रपति भवन। फिर लिखना जरगा की पहाड़ियाँ, जरगा पहाड़ी, ये कहाँ बोलते हैं, उदयपुर। जरगा, JRGA। फिर तीसरा और अंतिम नाम लिख लेना हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ, अलवर, ये भी कहाँ है, राजस्थान में। जरगा पहाड़ी और हर्षनाथ कहाँ, अलवर। किसका है पार्श्वनाथ, कहाँ है पार्श्वनाथ, वो किसका एक्सटेंशन है, माने मतलब किस माउंटेन, इसका ही था ना? नहीं, यहाँ अरावली से झारखंड कैसे लिंक करोगे, विंध्याचल। वो देखेंगे पार्श्वनाथ आएगा। वैसे तो उसे छोटा नागपुर की हाईएस्ट पीक मानते हैं, है ना, कोई पर्वत की नहीं मानते हैं। ठीक, 1366। ठीक, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर पे एक मंदिर बना हुआ है, ये वाइट कलर का। गया है कोई, घूमने में कम रुचि है। ये है विष्णु भगवान का मंदिर। कल पता करके आना। एक्सटेंशन लिखो इसका, सर मालवा एक ट्राइबल था सर, मालवा करके कि मालवा ऐसा कुछ था, उसके नाम से पड़ा है। उसके नाम से इस रीजन का नाम पड़ा है, हाँ। ठीक है, कह सकते हैं। वैसे मालवा दोआब क्षेत्र है, बिटवीन द सतलज और चंबल रिवर। देखोगे यहाँ चंबल है और यहाँ ऊपर से क्या जा रही है, सतलज, तो ये एक दोआब का नाम है। ठीक है, आगे लिखो, ये क्या है, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू। एक्सटेंशन लिखना कहाँ से कहाँ तक, इसका एक्सटेंशन बड़ा लिखना है। जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है वो अपन MP में उसको अलग पढ़ते हैं, बाकी वो एक्सटेंशन किसका माने जाते हैं, मालवा प्लेट्यू का। इसका जो विस्तार लिखना है वो कहाँ से लिखना, अरावली से छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच तक। ठीक, एक्सटेंशन लिखना इसके, अरावली से छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर स्टेट वाइज देखें तो MP, राजस्थान और थोड़ा सा छत्तीसगढ़। इसकी सारी नदियां नॉर्थ में जा रही हैं। नॉर्थ जाने का कारण पता है, बैंड। लिखो इससे कौन सी नदी जाती है, चंबल, फिर सिंध, बेतवा और काली सिंध, तो ट्राइब्यूटरी उसी की, किसकी, चंबल की। सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 लिख लो, चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल, सिंध और
बेतवा। अदर फैक्ट में लिखना है इसकी हाईएस्ट चोटी क्या है, हाईएस्ट पीक सिगार, वो कहाँ है, महू इंदौर। तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम लिख लो, क्या है, सिगार। वो कितनी हाइट है, 881 मीटर। लिख लेना कहाँ सिचुएटेड है, महू। महू में। इसी में फैक्ट लिख लो, इसी का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन क्या कहलाता है, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, और बुंदेलखंड कहाँ है, उत्तरी हिस्से में। तो वो इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन जब अपन एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उन्हें अलग करेंगे। अभी लिख लेना, क्या लिखोगे, इसी का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन क्या कहलाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। बघेलखंड एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू इज द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब समझ आ रहा है ना इसको पठारों का पठार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पठार हैं। फिर लिखना है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू। वाइट इज नागपुर एंड वाइट इज छोटा। नागा जनजाति, नागा जनजाति तो नागालैंड में। आप ही बताएं। नाग वंश बताए थे, हाँ वही। तो जनजाति वंश तो अलग है ना। नाग वंश तो प्राचीन भारत में चला गया और जनजाति तो अभी है। पठार का पहले समझ लो क्या कॉन्सेप्ट है छोटा नागपुर में, है ना। तो नागपुर तो नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय में नागवंश का समय था, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये नागखंड हुआ करता था। नागखंड यानी नागवंशों का एक भूभाग, उसी को नागखंड। छोटा का मतलब ये है, ये एक गांव के नाम पे पड़ा और उस गांव का नाम था चूटिया। देयर इज नॉट ता, देयर इज अ टा। लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोगों का मन में एक ही चीज चलती रहेगी। एक चूटिया गांव था, इसके फाउंडर थे हाड़म चूटिया। ठीक, इस गांव के नाम पे ये आगे चल के धीरे धीरे जब भाषा परिवर्तन या फिर बोली परिवर्तन हुई तो वो चूटिया से क्या हो गया, छोटा। तो छोटा नागपुर का पठार क्या है, नागवंश के कारण नागपुर, और छोटा किनके कारण है, इनके कारण। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एक्सटेंशन, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है। तो झारखंड, बिहार और थोड़ा सा छत्तीसगढ़। ठीक, तो लिखो कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। एक्सटेंशन में लिखना छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, फिर बिहार का कुछ भाग, लेकिन झारखंड पूरा इसी पर बना हुआ है। इतनी बात क्लियर है। फिर इसकी सीमाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, तो सीमाओं के तौर पे लिख लेना। नॉर्थ में तो क्या आ जाती है, राजमहल की पहाड़ी। नॉर्थ में तो राजमहल की पहाड़ी है। और ये ऐसी कौन सी नदी बहती है, महानदी। तो नॉर्थ बाउंड्री कौन डिसाइड करती है, राजमहल की पहाड़ी, और साउथ बाउंड्री महानदी। तो लिख लो ये दोनों बाउंड्रीज भी सीमाएं करके। सिर्फ दो सीमा लिखना है, नॉर्थ और साउथ। साउथ में क्या है, महानदी रिवर, और नॉर्थ में क्या है, राजमहल पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहां पे लिखो नदी कौन कौन सी जाती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी लिखना दामोदर, कौन सी रिवर लिखना, दामोदर रिवर। और कौन सी लिख सकते हैं, एक महानदी भी लिख सकते हैं। पहली लिखना दामोदर। दामोदर को किस स्टेट का शोक बोला जाता है, वेस्ट बंगाल का, है ना। 3 शोक है भारत में, पहला बिहार का शोर ऑफ बिहार कोसी, फिर दूसरा शोर ऑफ बंगाल दामोदर, और फिर है शोर ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा महानदी। लेकिन अब महानदी पे हमने सबसे लंबा डैम बना दिया है, कौन सा, हीराकुंड। तो अब वो बाढ़ नहीं लाती है और थोड़ी वहाँ कम पुड़ी बचती हैं, ठीक है। नदी में लिख लेना दामोदर, महानदी, स्वर्ण रेखा, दामोदर, महानदी, स्वर्ण रेखा और मध्य प्रदेश के मैकाल से कौन सी निकल के जाती है, सोन। ये 4 रिवर लिख देना। किस प्लेट्यू पे फ्लो करती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। अब आओ नीचे अदर फैक्ट पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी, दामोदर, क्योंकि दामोदर जो रिवर है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 हिस्सों में बांटती है। तो ऊपर वाला हिस्सा अलग नाम से जाना जाता है और नीचे वाला अलग नाम से। तो लिखना दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इन 2 पार्ट्स। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ऊपर वाला लिखना हजारीबाग, या कोडरमा पठार, KODARM है, कोडरमा पठार। सिर्फ सिंपल सा है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग कह देते हैं और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में कोडरमा। और नीचे का जो पठार जाना जाता है वो रांची प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, रांची पठार। तो रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार कुछ अलग नहीं है, किसका भाग है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। और छोटा नागपुर प्लेट्यू किसका भाग है, मध्य उच्च भूमि का। और मध्य उच्च भूमि किसका भाग है, पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना तेंजिया। तो ये इनकी पूरी क्या है, हिस्ट्री है। कोडरमा वाला सर ऊपर है, नॉर्थ साइड। कोडरमा नहीं, दोनों ही ऊपर है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग है और कोडरमा में कोडरमा है। अगर इनमें भी कंपैरिजन करोगे तो कोडरमा ज़्यादा ऊपर है ना। कोडरमा यहाँ है और हजारीबाग यहाँ है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। तो लिखो, छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है रुर रीजन, रुर रीजन, रुर प्रदेश। क्या है ये, खनिज संसाधनों से भर। क्या है रुर रीजन, क्यों बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को, ये पूछ रहे हैं। यूरोप में, जर्मनी में जगह है रोर नाम से, अच्छा, उसके लिए उसको संज्ञा दी गई। अब ठीक है, जिनको नहीं पता वो सुन लो। छोटा नागपुर पठार किस लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए। ऐसा ही एक क्षेत्र है जर्मनी में, वो भी मिनरल्स के लिए फेमस है और वहाँ उसका क्या नाम है, रुर रीजन। तो हमने ये कंपैरिजन कर दिया कि छोटा नागपुर पठार और वो जो रीजन है वहाँ सेम तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, रुर प्रदेश। तो लिख लेना, क्यों बोलते हैं रुर प्रदेश, खनिज उपलब्धता के कारण, खनिज उपलब्धता। और इसे हम किससे कंपेयर करते हैं, जर्मनी के रुर क्षेत्र से। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कोल, कोयला, फिर आयरन, आयरन और यानी लोएस, फिर बॉक्साइट। 3 इंपॉर्टेंट लिख लेना, कौन कौन से, कोयला यानी कोल, आयरन और यानी लोएस और बॉक्साइट। झरिया किस लिए फेमस है, कोल के लिए, और कहाँ है, झारखंड में। जब मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सारी खदानें। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ फिर
अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, हाईएस्ट पीक। तो क्या है हाईएस्ट पीक? पार्श्वनाथ। पार्षदनाथ बोला था, पार्श्वनाथ। तो लिख लेना सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? पारसनाथ। और कितनी हाईएस्ट है तो लिखना 1366 भी मिलता है, 72 भी मिलता है, दोनों ही फैक्ट मिलते हैं, है ना। गिरिडीह जिले में है, झारखंड के, और जैनों का तीर्थ स्थल है। जैनों के कितने तीर्थंकर हुए? 24। उसमें से 20 को यहीं से निर्माण प्राप्त हुआ है। निर्वाण मतलब क्या? मोक्ष मिल जाना, कर्मों के बंधन से छुटकारा, जन्म मरण अब नहीं होगा, अब ऊपर बैठ के बढ़िया रेस्ट करो। ठीक है, तो देखो ये जो इस टाइप का पर्वत है, पर्वत पे अलग अलग 20 स्थान बने हुए हैं जहां पर जाके 20 तीर्थंकर ने क्या की थी? साधना की थी और मोक्ष मिला था। तो इस टाइप से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ऐसी सड़कें उन्हें जोड़ती है ना। जैन लोग रात को 3 बजे से चढ़ना चालू करते हैं। नेक्स्ट डालो मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू कहाँ होगा? मेघालय में। तो ये लिखो, ये है मेघालय का पठार। मेघालय पठार। इसका एक्सटेंशन लिख लेना कहाँ? मेघालय में। पहली बात तो सबसे कॉमन, कहाँ फैला हुआ है? मेघालय में फैला हुआ है ना, वो तो नाम से ही क्लियर है। इसका एक और नाम लिख लेना, इसका नाम है शिलोंग पठार भी है। मेघालय कैपिटल शिलोंग। इसे एक और नाम क्या मिला हुआ है? शिलोंग प्लेटू। ठीक है, मेघालय पठार। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो पहले तो, छोटा नागपुर का पठार इधर देखो और मेघालय के पठार में एक गैप है, ये कंटिन्यूस निरंतर नहीं है। इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप। क्यों बोलते हैं मालदा गैप? क्योंकि ये मालदा नामक स्थान पे पश्चिम बंगाल के। इसी का एक और नाम है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? ये कौन सी पहाड़ी जिस पे हाथ रखे? राजमहल। और जब मेघालय पठार पे जाओगे तो पहली पहाड़ी कौन सी आएगी? गारो। इसलिए इसका एक और नाम है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप। अदर नेम क्या है? राजमहल गारो गैप। ये जो जगह है क्यों बनी, ये गैप क्यों आया? जब ये मेघालय पठार मध्य सेंट्रल भूमि का ही हिस्सा है, हाईलैंड का, तो ये बीच में गैप क्यों आया? अगेन तुम लोग वहीं आ जाते हो, नदियों की वजह से आया है कि गैप था इसलिए नदी वहां से आई? दोनों में क्रम का फर्क है ना। पहले घाटी बनी फिर नदी आई, कि पहले नदी आई तो घाटी बनी? हाँ, तो फिर नदी ने तो नहीं बनाया ये गैप, तो फिर कैसे बना? इसका जो ज़्यादा सटीक फैक्ट है वो बैंडी है। अगेन समझो, ये प्लेट जाके ऊपर हिमालय में टकराएगी, तो ये जैसे ही टकराई है यहाँ पे क्या हो गया? इस तरीके का बैंड हो गया। बैंड दोनों तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो सारी प्रक्रिया हमें धरातल पे दिख रही है, पहाड़ बन रहा है, पर्वत बन रहा है, प्लेट इधर उधर जा रही है, इनका कारण क्या है? कारण है कि धरती के नीचे क्या क्या चल रहा है ना। जो रीज़न है वो है बिलो द सरफेस, और जो उसका रिजल्ट दिखता है वो दिखता है हमें अबव द सरफेस। और बिलो द रीजन क्या क्या हो सकता है? एक तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, या फिर एक हो सकता है कन्वेक्शनल करंट। जब अपन जाते हैं तो सबसे पहला पार्ट क्या है अर्थ के नीचे? क्रस्ट, फिर मेंटल। और मेंटल है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होने का कारण क्या है? उसका टेम्परेचर। लेकिन क्या मेंटल में सारी जगह सेम टेम्परेचर हो सकता है? नहीं, टेम्परेचर तो वेरी करेगा। और कन्वेक्शनल करंट वही होती हैं जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही वो ऊपर आती है, ऊपर हलचल होती है, और उन्हीं हलचल से अलग अलग धरातल संरचनाएं बनती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हलचल हुई, पहले ये जुड़ा हुआ था ऐसा, नीचे से कन्वेक्शनल प्लेट आई, ये भी कह सकते हैं, या ये वहाँ जाके टकराई तो ऐसी हो गई।
और यहीं से फिर क्या बहने लगी, नदी। तो ये ही गैप जो है वो क्या कहलाता है, राजमहल गारो गैप। इसको लिख लेना, कारण यानी रीजन में क्या लिखोगे, बेंडिंग। ठीक, और बेंडिंग का कारण जो भी है वो किस में समाहित है, पृथ्वी के नीचे। तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट की गतिशीलता, और दूसरा कन्वेक्शनल करंट। बेंडिंग ही लिखना है ना, बेंडिंग ऐसा। बेंडिंग और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है, फॉल्ट मतलब टूट गया सर। फॉल्ट माने ये धरातल नीचे आ गया, ये फॉल्ट है, और बेंडिंग मतलब ये इस तरीके से होना, ये बेंडिंग है। टेक्टोनिक प्लेट की गतिशीलता और एक कौन सा, कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धाराएं। और संवहनी धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं, डिफरेंस इन हीट, और किस रीजन में, मेंटल रीजन में, वो अपन उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब लिखो इसका हाईएस्ट पीक, ठीक है, सर्वोच्च शिखर लिखो, क्या है, शिलोंग ही है। ऐसा तो नहीं होगा। क्या, शिलोंग लिखना, 1965 मीटर हाइटेड है, और किस पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर। इस पर लिख लेना कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी जयंतिया। और जयंतिया। ये हो गया अपना सेंट्रल हाईलैंड पूरा। मध्य उच्च भूमि